फ्रेंड्स, बात करती हूँ यूपीपीसीएस मेंस के जो जिस सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पे अगला वीडियो ये मेरा अभी डिस्कस करके बताती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो कुछ साइंस टेक की है वो जो बहुत उस बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। साइंस टेक की यही है कि दो चीजें हैं, एक साइंस टेक की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो साइंस टेक में ये ऐसा है कि जो भी हमारे सैटेलाइट्स है जो भी, और या फिर आईटी की बात है, यहाँ के दोनों के डेवलपमेंट आप देख लेंगे, एक क्रोनोलॉजी में डेवलपमेंट होगी, वो चीजें आप देख लेंगे, वो खुद के आपको उस खुद के लेवल पे तैयार करना है। अब आती हूँ, मैं बात करती हूँ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम की। ये अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर ले, एक टिक लगा ले, बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन में बहुत आपके पास स्कोप होता है बहुत सारे डायग्राम्स बनाने की, और डायग्राम जैसे भी किसी क्वेश्चन में दो चीजें आ जाती हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ध्यान रखेंगे मिल्स में, कि अगर आपको डायग्राम का स्कोप मिल जाता है और डेटा को प्रेजेंट करने का अगर स्कोप मिल जाता है, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जहां से आपको बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। एनालिसिस तो एक अलग ही है कि जितना हर क्वेश्चन में वो तो करना है, अब उसके बिना क्वेश्चन रिच नहीं हो सकता, आपका कंप्लीट नहीं हो, लेकिन ये दो चीजें हैं जहां से डायग्राम अगर और बहुत अच्छे आपके पास डेटा है, उससे अगर क्वेश्चन वैसा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो जैसे इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। सारी चीजों को पहले तो डिफाइन करना है, उनके कीवर्ड्स को डिफाइन करना है, ठीक है, जो भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं आपको उनको डिफाइन करना है। कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ को दिखा, और वाइल्ड लाइफ में जो भी है नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे चीजों को आपको सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है सबका, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेफिनेशन क्या होता है, नेशनल पार्क का डेफिनेशन क्या होता है, इन सब का डेफिनेशन जान जाएंगे। और उनके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एरियाज बटे होते हैं, कोर में बटे होते हैं, उसके बाद मिडिल पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, और किसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्रोहिबिटेड किया गया है और कौन से परमिशन दिया गया है, ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसका मतलब ये होता है, ये जो कंजर्वेशन होता है इन सीटू कहलाता है। अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करती हूँ तो ये इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, बेसिकली ये ज्यादा बेस्ट होता है उस पे फौना पे, मतलब एनिमल्स जो भी है, एनिमल किंगडम से जो भी है जिनको प्रिजर्व करने की जरूरत है हमें, उनको उनकी ही जगह पे, उनके हैबिटेट के अंदर ही उनको इतना एरिया और इतनी क्या कह सकते कंजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको कोई खतरा ना हो, ठीक है। इसकी लिस्ट जो जारी करती है वो आईयूसीएन करती है, आपको पता है फ्लोरा एंड फौरा की जितनी आईयूसीएन हर साल इसकी प्रेजेंट करती है। तो आपको पता है कि जब इन सिटू में इन अपने हैबिटेट में इनको ठीक ठाक से रखा जाता है, अब उसके लिए अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, ठीक है, और जोन में एक्टिविटीज को कितना परमिशन गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट फाइनली नोटिफाई करती है, और उसके बाद उनको दिया जाता है, 3 जोन में बांटा जाता है, ठीक है, बफर जोन, कोर जोन, और बीच का एक ट्रांजिशनल जोन होता है। तो उस एरिया को देख लेंगे और डायग्राम में ये जरूर आपको बताना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जू की, आपने जू भी देखा होगा, तो जू का कॉन्सेप्ट जो है वो इन सीटू ना होके वो एक्स सीटू है। जू बनाया जाता है, आर्टिफिशियली उसको डेवलप किया जाता है, उन एनिमल्स को कहीं से लाया जाता है, किसी नेशनल पार्क या फिर ये क्या है कि फॉरेस्ट से लाया जाता है और उनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रखने का पर्पस होता है तो लोगों को अवेयर करना, सबसे बड़ा पर्पस ये है कि लोग जाएंगे देखेंगे उनके हैबिटेट को तो अवेयरनेस होती है, ठीक है, तो ये मेन पर्पस होता है। कई जगह होता है इंडेंजर्ड जो भी स्पीसीज होते हैं उनको भी हम जू में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद हमने देखा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके लिए क्या क्या एफर्ट हो रहा है। जैसे कि आप वेस्टर्न घाट की एक रिपोर्ट आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि कितने किलोमीटर तक माइनिंग या अदर एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको परमिशन देना चाहिए। उस रिपोर्ट को आप जरूर देख लेंगे, उस रिपोर्ट को जरूर वहां पे मेंशन करेंगे, ये सारी चीजें आपके मार्क्स को अच्छा। उसके बाद आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि फ्लोरा एंड फौना की जो उनकी वेराइटीज हैं, ठीक है, उनको कितना ज्यादा बढ़ाया जाता है। बढ़ाए जाने के पीछे रीजन ये होता है कि कभी वो इंडेंजर्ड या फिर इंस्टिंक्ट की श्रेणी में ना आए, उनको प्रिजर्व किया जा सके।
उसी के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। जितने भी आपको इंटरनेशनल या फिर नेशनल लॉज है, एक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी से या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, और इंटरनेशनल जितने प्रोटोकॉल्स हैं, आप जितने भी, ठीक है, जितने लॉज हैं, जितने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो डी जेनेरियो समिट का जो भी है, कॉप से जितने रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इनका एक ही मकसद होता है कि हमारे प्लैनेट को फ्लोरा एंड फॉरा के बेस पे काफी इनरिच रखा जाए, ताकि इनको कोई भी इंडेंजर्ड, मतलब इनको संकट उत्पन्न ना हो। यही होता है सारे का, और गवर्नमेंट का भी यही होता है हमेशा से। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये आज के डेट की सबसे बड़ी अगर चैलेंज अगर देखा जाए, अगर फ्लोरा एंड फौना को छोड़ के, तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज जो कि मैनमेड है। पॉल्यूशन कभी भी, नेचुरल पॉल्यूशन होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं कैटेस्ट्रॉफिक जो नेचुरल होते हैं, वो होते हैं जैसे कहीं वोल्केनो इरप्शन हो गया। अगर वोल्केनो इरप्शन हो गया तो वो तो नेचुरली नीचे की जो भी लावा है, मैग्मा है, वो ऊपर आता है और वहां काफी पॉल्यूशन होता है, काफी धुआं होता है, स्मॉग होता है, सारी चीजें। तो उस पर कंट्रोल ह्यूमन का नहीं हो सकता, ठीक है, उस जगह को खाली करा सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई कैजुअलिटी ना हो, ये एक मेजर लिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि उसको आप कहीं पे रोक सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी की चीजें जितनी है, या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया, वो भी चीजें होती हैं, वहां कैजुअलिटी होती है, लेकिन वहां पॉल्यूशन की तो संभावना वैसे होती नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जाने अनजाने कहीं कहीं आपको देखेंगे कि वाइल्ड फायर हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर, कैलिफोर्निया में हो गया। कैलिफोर्निया में तो अक्सर होता है, अमेजोन में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो वहां होता है तो कभी कभी वहां मानव की भी गलती होती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होता है कभी कभी। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो वहां पे जो इंसान होते हैं, जो हमारी कंट्रोलिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है, तो वहां पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमारे मेजर्स जो होते हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमें बेसिकली बात करना है कि जो मैनमेड जो कैटेस्ट्रॉफिक जो प्रॉब्लम शुरू होती है, पॉल्यूशन की जो शुरू होती है, जैसे देखते हैं कि आप पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होती है नवंबर में शुरू हो जाती है, क्रैकर्स के कारण दिल्ली में होती है, नवंबर में ही शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसका अभी तक कहा जाता था कुछ सोल्यूशन मिल गया, कुछ स्प्रिंकलर ऐसे मिल गए हैं जिनसे वो खेत में ही वहीं पे डिकम्पोज हो जाएंगे। जितने फसल हैं जो कटाई करने के बाद जो बचते हैं, स्टबल बचते हैं, वो स्प्रिंकल के द्वारा उसके क्या किया जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएंगे और वही मेन्यूर बन जाएंगे, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रभाव आपको दिल्ली एनसीआर में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, इस साल की भी वही स्थिति होती। तो इसका मतलब कि कोई कहीं पे हमने पॉल्यूशन तो बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि कोई हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो लूप होल है हमारी पॉलिसी में, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा एक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि हाँ जी इतने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एक साल में होनी चाहिए, इतने लोग गाड़ी खरीद सकते हैं एक साल में, अनलिमिटेड गाड़ी खरीद सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि एक फैमिली है, कई ऐसी फैमिली है कि अगर 4 मेंबर्स हैं तो वहां 4 गाड़ियां हैं। पब्लिक जो पूल होते हैं गाड़ियों के, ट्रांसपोर्टेशन पूल, वहां का यहाँ सिस्टम ही डेवलप नहीं किया गया है। सड़कों के किनारे पेडेस्ट्रियन बनना चाहिए ताकि लोग साइकिल यूज कर सके। अगर कोई साइकिल यूज करता है, वो स्टेटस एक है हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा तो है कि जिसके पास जितनी महंगी गाड़ी है उनका स्टेटस उतना ही ऊपर। तो ये तो हमने बनाया है, हमने शायद जानबूझ के क्रिएट किया है। कोई ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि अगर चलिए बड़ी फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है तो 2 गाड़ियां, मैक्सिमम 1 गाड़ी होनी चाहिए, वो भी कोशिश करे सीएनजी पे हो, ठीक है, या फिर अगर जो भी ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी की उस पे हो। लेकिन ये हमने खुद बिगाड़ा है सारी कंडीशन को। ये जो जितना है वर्ल्ड वाइड अगर है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन होती है, अनप्रेडिक्टेबल जो भी आजकल कंडीशन होते हैं, क्लाइमेट कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल करना ये हमारी, इसमें हमें जो भी आंसर आप लिखेंगे तो इसमें जरूर लिखेंगे कि सारी गलतियां मानव द्वारा की गई है, विकास के नाम पे की गई है, और जिससे इससे कोई विकास नहीं आज आप समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताती रहती हूँ ताकि आप अवेयर हो कि जो आंसर लिखे उसका एरिया कहाँ तक जा सकता है, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं उस आंसर को, ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके कारण क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। एसी में जो फ्रियोन गैस होता है, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। तो हमने तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद क्या किया कि हमने ओजोन को भी खराब किया, डिप्लीट किया और ग्लोबल वार्मिंग किया। फिर और टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हम एसी का और यूज करेंगे। तो ये तो एक विशियस साइकिल हमने बना दिया। आपने देखा था कोरोना के टाइम पे कितना कंट्रोल था हमारा, जितने भी एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल था। अब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति दोबारा हो किसी भी स्थिति। लेकिन आपने देखा कि जितनी चीजें हैं कितनी बहुत सारी स्टेबल फॉर्म में हो गई, पॉल्यूशन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि गाड़ियां चलती नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों का ये फर्क हमें हमें कंट्रोल करना होगा कि हम कैसे अपने पूरे ग्लोब को, प्लेनेट को कैसा बनाना चाहते हैं। ये कोई और आके हमें नहीं समझाएगी, जितनी कन्वेंशंस होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। हम विकास के नाम पे कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, शायद WTO की रिपोर्ट थी इंडिया के रिगार्डिंग, करीब 23 लाख लोग, ठीक है, समय से पहले 2023 में करीब 23 नहीं, करीब 40 लाख के आसपास कितने लोग समय से पहले इंडिया में मरे हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये पॉल्यूशन के कारण हुआ है। तो हमने तो विकास नहीं किया। विकास सिर्फ इंडस्ट्री लगाना, अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं या पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो वो कहीं से भी हमारा ग्रोथ नहीं है या डेवलपमेंट नहीं है। नॉट ग्रोथ, इट्स डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, हमेशा हमारे प्लेनेट को अच्छा करने के लिए होना चाहिए। तो इन चीजों को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी रोल आपको दी, जैसे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल का रोल 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके बारे में भी आपको बताना है। आते हैं, पॉल्यूशन की बात हो गई, एंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन आप बताएंगे, ठीक है। और जो 6 प्रमुख गैसें हैं जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है, उनको भी आप बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से गैसेज है, आप कमेंट करके एक बार मुझे बताइए, तुरंत इंस्टेंट तुरंत कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पता है। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अलग तरीके का क्वेश्चन अगर ये पूछता है तो इसमें मार्क्स बहुत मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप तैयार करके रखेंगे। डिजास्टर एज एन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंज, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे देख लेंगे, 3 फेजेज में होता है। प्रिपेयर्डनेस होता है बिफोर, अगर जैसे कि उसकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन आते हैं, ठीक है, उसके आधार पर साइक्लोन पता चल जाता है। कई जगह कोई भी डिजास्टर जनरली पता चलता है। अर्थक्वेक की अगर बात ना करें, अर्थक्वेक जनरली उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और वो क्लाइमेटोलॉजी में नहीं आता। तो जितनी भी प्रेडिक्ट करते हैं हमारे ये डिपार्टमेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या कहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा फोर्स है। ये 2005 में ये एक्ट आया था इंडिया में, और फोर्स 3 लेवल पे काम करता है। एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट पे, और एक जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको डीएम, जितनी मॉनिटरिंग और उसमें डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो डीएम लेते हैं। और उसके ऊपर जो होता है सेंटर में जो लेते हैं वो पीएम होते हैं, उसके इंचार्ज। और इसके जो चीफ होते हैं स्टेट में, वो सीएम होते हैं, ठीक है। इसकी फंडिंग कैसे होती है, इसका एक मोर्चा बल है, ठीक है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितनी चीजें वो देख लेंगे। तो 3 फेजेज होते हैं, एक पहले आने से पहले ऐसी डिजास्टर, और एक ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होता है, और तीसरा जो होता है आफ्टर डिजास्टर। आफ्टर डिजास्टर में क्या होगा, उनको जो डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उनको विस्थापित किया जाए, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, उनके बाद कैसे उनको लाइफ को ट्रैक पे लाया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें, अगर घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें उसमें की जाती हैं, ठीक है। अब देखती हूँ, तो ये डिजास्टर मिटिगेशन, उसको कैसे कम किया जा सकता है। और उसके बाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें आएंगी, क्या क्या मेजर्स मेन होता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तीनों समय पे क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और लिए जाते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा और एक्ट को बताना पड़ेगा। और एक्ट को 2005 में ये एक्ट आया, आपको एक्ट को मई में, परहैप्स 10 मई के आसपास आया था। तो उस एक्ट का आपको डेट के साथ मेंशन, जैसे आप शुरू करेंगे आंसर, आपको डेट के साथ वो मेंशन करना पड़ेगा। अब आते हैं चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक अलग से पढ़ाने का मुद्दा है ये पूरा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से है। इस पे मैं अच्छे से, इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, और जितने इसके कॉजेज है, रीजन है, और कितनी सफलता मिली है, और क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है।
डेवलप्ड नेशन के बीच और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या क्या इसमें कंफ्लिक्ट है, अभी भी कंफ्लिक्ट वो बना हुआ है। मेजर कंफ्लिक्ट दो ही है अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं, दो तीन। एक तो देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो होता है, उसमें सबसे बड़ा जो कंफ्लिक्ट है वो डब्ल्यूटीओ की जो टैरिफ है, ठीक है, उसमें जो टैरिफ लगा है उसमें सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट है। दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज को लेके है। डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे आपका एक्शन बहुत कम हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री को ब्लेम करते हैं, जितने भी कन्वेंशन होते हैं, जितने भी कॉप्स होते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि नहीं, आपने अपनी जो डेवलपमेंट करना था एक पहले ही बहुत ऊपर लेवल पे आप आ चुके हैं, तो अगर आप कम भी करते हैं, फ्यूल का जो उत्सर्जन है वो कम करते हैं, आपके ये काम चल सकता है, आपका नेशन पहले से ही ऊपर, लेकिन हमारे लिए अभी जरूरी है, ठीक है। तो हम अभी जितने भी फ्यूल है उसकी तो हमें एनर्जी की जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। पॉवर्टी लाइन के अंदर हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंतर्गत है, उनको अपलिफ्ट करना है, ऊपर लाना है, एलिवेशन के लिए उनको कोशिश करनी, मेजर्स लेने हैं, ठीक है, तो वो करने हैं। और डब्ल्यूटीओ का मैटर मैंने समझाया, जितने स्कीम्स है जैसे यूएस है, तो यूएस के जो जितने उनको सब्सिडी देने का तरीका है डब्ल्यूटीओ, वो उनका तरीका अलग है, ठीक है, और इंडिया का तरीका अलग है, तो इस पे भी काफी कंफ्लिक्ट होता है, ठीक। और तीसरा जो सबसे पॉल्यूशन को लेके होता है कि ये पॉल्यूशन की बात हो गई, तो ये दो तीन चीजें जो है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। और चौथा तीसरा जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से संबंधित जो भी है, जो टेस्ट होते हैं हमारे, टेस्ट या फिर बैन किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, वो जो है वो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तभी हमारे ऊपर बैन लगाया गया था, काफी बैन लगाया गया था, जबकि यूएस ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, खुद सिग्नेचर नहीं किया है इजराइल ने, लेकिन हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि हम सिग्नेचर करें, बैन ट्रीटी जो है, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, उस पर हम सिग्नेचर करें। लेकिन हम अभी हमेशा इंडिया का मानना है, इंडिया की जो एटॉमिक पॉलिसी आप जरूर देख लेंगे, इंडिया तो 1956 है शायद, तो आप देख लेंगे कि एटॉमिक पॉलिसी हमारी ये कहती है कि हम इंडिया की एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी या वर्ल्ड के, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपनी एटॉमिक जो भी हमारे रिएक्टर्स हैं हमारी सेफ्टी के लिए, एटॉमिक बम जो है हमारी सेफ्टी के लिए, हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा ये एटॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी भी हमारी सिमिलर ही है कि हम पहले किसी के ऊपर भी हम पहले अटैक नहीं करेंगे, अगर अटैक कोई करता है तो हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, और अब तो उसमें ऐड कर दिया गया है कि स्ट्रांगली करेंगे, शायद बहुत ज्यादा जवाबी कार्रवाई होगी, तो वो आपको चीजें देखनी है। तो यहाँ से मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगी, पूरा जितना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उस चीज को एक दिन में मैं आपको समझाऊंगी। तो इसे अभी रहने देते। इंटरनेशनल इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के है, इसमें साइबर क्राइम सबसे बड़ा है, बहुत सारे टेररिज्म है, साइबर क्राइम्स है, इंट्रूडर्स है जो घुसपैठिए होते हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन है हमेशा। अभी बांग्लादेश की आप बात कर ले, कहीं से भी देख ले, म्यांमार की भी बात करते हैं या फिर पाकिस्तान, कहीं से भी आप करते हैं, तो इसमें फिर आईटी सेल का क्या योगदान होता है, कैसे ऐसे क्राइम को पकड़ा जाता है, उसमें एआई का रोल क्या हो सकता है इंटरनेट सिक्योरिटी के, ये सारी चीजों आपको, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को जरूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। और टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी एंड ये एक ही है, इसको बहुत सारी आपको दे दिया गया है, बहुत सारे आपको टॉपिक्स में इसको बांट दिया गया है, लेकिन ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है। रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, वैसे ये डिफेंस में आपको पढ़ना होगा, जो लोग भी डिफेंस लिए होंगे, ठीक है, उनके लिए भी मैं बहुत सारी चीजें आपको रिसोर्सेज बताऊंगी, कौन कौन से बुक्स पढ़ने। और डिफेंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत कम टाइम में उसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे देख लेंगे, इश्यूज इन एग्रीकल्चर। बाकी चीजें हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो सब्सिडरी चीजें हैं, उनसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्रीकल्चर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर को कभी कभी ये किया जा सकता है कि आपको फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जितनी उसकी एक्टिविटीज है उस पर भी मैंने चर्चा किया था, तो यहाँ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज है, इसमें आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी
और उसमें इंक्लूड करना होगा, उसके फेलियर्स दिखाने होंगे, उसके सक्सेस दिखाने होंगे, क्षेत्र वाइज बताना होगा कि जो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट है वहाँ ये क्यों सक्सेस हुआ सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें, जितने इनपुट्स हैं आपके, मार्केटिंग है, इनके ई नैम प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है। उसके बाद स्कीम्स जरूर आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कभी भी किसी भी स्कीम को, कभी भी जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इंडिया में, वेलफेयर स्कीम, चाहे एग्रीकल्चर से, अब एग्रीकल्चर से स्कीम की जरूरत आपको पड़ेगी, आपके पास वो प्रिपेयर होना चाहिए कि ये ई किसान है, ई नैम है, जितनी सारी चीजें हैं, किसान सम्मान योजना है, जितनी चीजें आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ, आपके पास स्कीम्स की पूरी अगर तैयार करके आपने लिस्ट रखा है, पूरी तैयार है, तो आप कहीं भी मेंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा आप तुरंत अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आज मैं यही, और नेक्स्ट डे मैं जीएस पेपर 4 के बारे में कल डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।